अजय भैया का लगातार फोन आता रहा, भाई 15 तारीख तो याद है, भाई औरैया तो याद है, 15 तारीख तो, कभी ना समय देखा ना कुछ। रात में 12 बजे फोन करके पूछ रहे हो और भाई क्या कर रहा हो। अब रात में 12 बजे एक शरीफ आदमी अपने घर में क्या कर रहा हो। मतलब कई बार सोते से जगा दिया, कुछ और याद नहीं रहा सर, केवल ये पता था औरैया और 15 अगस्त छप गया औरैया। यहां पर मैं 2 दिन पहले तिहाड़ जेल गया था, मैं कवि सम्मेलन के लिए गया था सर वहां। नहीं, आदमी सोचा वहीं से छूट के तो नहीं आ रहा सीधा। तो वो कवि सम्मेलन रखवाया गया था स्वतंत्रता दिवस पर तिहाड़ जेल में। तो वो सामने चौकी बिछा दी गई आतंकवादी टूंडा की। अब वीर रस का कवि और सामने आतंकवादी, पढ़ क्या पढ़ेगा। मैं गया और मैंने डायरेक्ट उसी से संवाद शुरू किया। मैंने कहा, हे आतंकवादी शिरोमणि, आप जगह जगह जाकर के बमबारी करते हैं, कभी अयोध्या जाते हैं, कभी दिल्ली संसद भवन में आते हैं, कभी मुंबई की चौपाटी पे जाते हैं, कभी अक्षरधाम में जाते हैं, एक बार औरैया भी हुआ हो यार। तो जो जवाब उस आतंकवादी ने दिया, अगर घमंड और गुरूर हो कि आप लोग औरैया के रहने वाले हैं, तो वो तालियां देखना चाहता हूं जो अब तक इस सदन में ना आई हो। सुन तो लो क्या कही थी। उस आतंकवादी टूंडा ने कहा कि सौरभ, कहीं भी आतंकवादी हमला करने के लिए हमें एक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, देयर इज अ प्रोसेस। मैंने कहा वो क्या। बोले, हमारा पहला आतंकवादी जाता है और एक भीड़ भरे इलाके में एक साइकिल खड़ी करके आता है। उसके आधा घंटे बाद हमारा दूसरा आतंकवादी जाता है जो साइकिल में आरडीएक्स फिट करके आता है। उसके आधा घंटे बाद हमारा तीसरा आतंकवादी जाता है जो उसमें ब्लास्ट करके आता है। बोले, औरैया में हमने कई बार साइकिल खड़ी करी। आधा घंटे बाद साइकिल ही नहीं मिली। तो हम तो समझ गए डीएम साहब कहां फंसे हुए। ये हेमंत पांडे कार से आए हैं, 3 बार जाके देखा है कि गई। हेमंत पांडे हमारे बीच कानपुर से आते हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है कि आपके आसपास के अंचल के लोग पूरे विश्व को हंसा रहे हैं। मैं उनको आमंत्रण देना चाहता हूं कि वो आएं और जो ये तपता हुआ माहौल है इसको थोड़ा सा वो हंसी में, गुदगुदाहट में परिवर्तित करें, ताकि इनके बाद फिर मैं एक अग्निधर्मा कवि आप लोगों तक पहुंचा सकूं। आज बड़े संकट में हूं कि आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ही वो जो 2 कन्याएं बैठा के आपने भेजी थी पाकिस्तान निपटाने के लिए, मुझे ये लग रहा है कि मैं वही मिसाइल हूं जो उन्होंने वहां फिर फेंकी होगी। ये तमाम कवि आज वीर रस की आप तक बात पहुंचाएंगे, लेकिन जो आपको हंसाने का एक बहुत बड़ा सामर्थ्य रखते हैं, ऐसे हेमंत पांडे हमारे बीच हैं। मैं चाहता हूं आगे से पीछे तक एक बार दोनों हाथ उठाकर जोरदार तालियां बजें और मैं मनोयोग के साथ बुलाता हूं माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ, आप सभी लोगों को प्रणाम करता हूँ। आदरणीय जिलाधिकारी महोदय सर बैठे हैं, आपको सर प्रणाम करता हूँ। आदरणीय सीडीओ सर बैठे हैं, सर आपको प्रणाम करता हूँ। हमारे बड़े भाई, हमारे अग्रज, हमारे सांसद जी आदरणीय शुक्ला जी को प्रणाम करता हूँ। हमारी दीदी जो उत्तर प्रदेश में मंत्री हैं, आपको मैं प्रणाम करता हूँ। सौरभ भाई बिल्कुल सही कह रहे थे कि औरैया में साइकिल गायब हो गई। भाई साहब, औरैया में गायब नहीं हुई, पूरे उत्तर प्रदेश में गायब हो चुकी है। तालियां कम हैं, पूरा सदन दोनों हाथ उठा करके एक बार बजाए। भैया भैया ये चाय पानी 10-5 मिनट के लिए, ये बड़े लोग हैं, खाते पीते ही रहते हैं अक्सर। आदरणीय सांसद, साइकिल बंद हो सकती है, चाय नहीं। हमारे गौरव चौहान जी ने इस कवि सम्मेलन की शुरुआत की। आते आते वो कह रहा था सांसद जी से कि लपेटे में नेताजी में आता हूं, मैं आपको नहीं लपेटूंगा। गौरव चौहान को अभी शायद मालूम नहीं है वारसी जी के बारे में। वारसी जी ही आजकल सबको लपेट रहे हैं। पूरा प्रदेश देख रहा है, और ऐसे क्रांतिकारी सांसद जो लोगों के लिए लड़ सकें, आप पे मुझे गर्व है और पूरे उत्तर प्रदेश को गर्व है कि ऐसे नेता हमने पाए हैं। हमारी दीदी जो हम लोगों के लिए खड़ी होती हैं। डीएम साहब की बड़ी तारीफ अजय भैया कई महीनों से कर रहे थे कि इतने ईमानदार जिलाधिकारी पूरे हिंदुस्तान में नहीं है। तो मैंने कहा सर बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि हमारे कानपुर में सर अधिकारी, वो भी बहुत ईमानदार हैं, बहुत ईमानदार। अच्छा, आपको मालूम, आप इसीलिए हंस रहे हैं, वहीं से ताल्लुकात रखते हैं आप, हैं? अरे आप जिलाध्यक्ष जी हैं भाजपा के? अच्छा, जिलाध्यक्ष भाजपा को तो कुछ कहना ही नहीं चाहिए इस समय। जिसने भाजपा को कुछ कहा, फिर वो कहने लायक नहीं बचा।
तो मैं आपको भाई साहब कुछ नहीं कह सकता हूँ, सही बता रहा हूँ मैं आपको। हमारे कानपुर के भी लोग सर बड़े ईमानदार हैं। अभी हमारे विभाग के एक अधिकारी सर पकड़ गए थे घूस लेते, आधे घंटे बाद अब छूट के आ गए। हमने कहा भाई साहब आप पकड़े किस में गए थे? कहने लगे यार पांडे हमने घूस ली थी तो हम पकड़ गए थे। हमने कहा छूटे कैसे? बोला घूस दे के। ताली हाथ उठा के बजाओ एक बार सुबह। बहुत अच्छे। तो मैं अब शुरू होना चाहता हूं। देखिए दीदी ने भी मुस्कुरा दिया है और ये कवि सम्मेलन प्रियंका बहुत अच्छा पढ़ के गई कि लड़कियां युद्ध करेंगी, ये करेंगी, वो करेंगे। सब काम जब लड़कियां ही करेंगी, वैसे भी पुरुष सर बहुत दुखी हैं। एक टाइम का खाना हम लोगों को नसीब होता है, उसके बाद लड़कियां अगर सेनाओं में आ गई तो हम पुरुषों का क्या होगा? तो जिसका जो काम है सर वो करना चाहिए। सैनिकों का काम है वहां पर सीमा पर जाकर लड़ें, लड़कियों का काम है कि पतियों के लिए खाना बना के दें, बच्चों को स्कूल भेजें। लेकिन बहुत अच्छा पढ़ कर गई, आवागमन बहुत तेज चल रहा है। खैर कोई बात नहीं है, मैं कानपुर का हूँ, सब कुछ बर्दाश्त कर लेता हूँ। आदरणीय कप्तान साहब भी बैठे हैं, कहाँ चले गए? क्या चले गए? चलिए मेरा प्रणाम उनको बोल दीजिएगा। सर मैंने कप्तान साहब का नाम इसलिए लिया कि मैं पुलिस अधिकारियों का बहुत सम्मान करता हूँ, बहुत इज्जत करता हूँ। मैं बचपन में भी जब मैं छोटा था तो पिताजी ने हमसे कहा कि पुलिस के बड़े अधिकारी बनना तो सपना हमारा पूरा हो जाएगा। सर मैंने बहुत कोशिश की कि मैं पुलिस में बड़ा अधिकारी बन जाऊं, डीएम साहब, लेकिन मैं नहीं बन पाया। तो मैंने कानपुर में फिर अपना पर्सनल थाना खोल लिया। फिर दरोगा जी ने हमको असली थाना दिखाया, उसके बाद से मैं कवि सम्मेलन में आ गया। पर आप लोगों को मालूम नहीं, औरैया वालों, थाना नाम पता किसने दिया है? थाना नाम हमारे कानपुर ने दिया है। थाना चौकी। हमारे यहाँ जब किसी से कुछ कबूल करवाना होता है तो दरोगा एक आदमी को पकड़ के लेके आता है, सिपाही उसको खंबा पकड़ाता है, फिर दरोगा लठ चलाता है, पूछता है तू उस घटना में था? कहता है ना। था ना, था ना, वहीं से थाना नाम आया है। तो एक बार आप ताली जोरदार बजा सकते हैं। बहुत अच्छे। चलिए ये खाना पीना ये ठीक है, ये चलते रहना चाहिए, बहुत आवश्यक है। आपको मालूम है मैं कानपुर में रहता हूँ और औरैया में लगभग अभी कुछ दिनों पहले भी आया था, हमारे हिंदुस्तान के पत्रकार जी बैठे हैं, उन्होंने कहा था, तो मैंने जो वहाँ सुनाया था थोड़ा बहुत वो भी सुनूंगा, कुछ मैं आपको नया भी सुनाऊंगा। सर हमारा कानपुर दुनिया में सबसे विचित्र है। हिंदुस्तान में आप कहीं भी चले जाइए, हमारे आप कानपुर आएंगे तो आपको लगेगा इतने विचित्र प्राणी केवल कानपुर में ही रहते हैं। आप कभी बनारस जाइए, रेलवे स्टेशन पर उतरिए तो वहाँ लिखा रहता है बनारस का पान आपका स्वागत करता है। कभी आप आगरा जाइए, वहाँ उतरिए, वहाँ लिखा रहता है आगरा का पेठा आपका स्वागत करता है। हमारे कानपुर आइए, रेलवे स्टेशन पर उतरिए, वहाँ लिखा रहता है रूपानी चप्पल आपका स्वागत करता है। तो साहब मैं उसी कानपुर से आया हूँ। अभी दादा मैं लाफ्टर शो में था मुंबई में, सोनी चैनल में शूटिंग कर रहा था। मैं वहाँ से लौट कर आया, एयरपोर्ट पर उतरा तो मेरी घड़ी खराब। मैंने जीवन का सबसे बड़ा पाप ये किया कि कानपुर वाले से टाइम पूछ लिया। हमने कहा भैया टाइम क्या हो रहा है? तो हमसे कहने लगा ऐसा गुरु तुरंत यहाँ से निकल लो, टाइम बहुत खराब है। हमारे मुंह बिल्कुल मत लगना, नहीं तो तुम्हारा टाइम भी खराब हो जाएगा। तो हमने कहा भाई टाइम ना बता दो, ये बता दो तेरा मूड क्यों खराब है। उसका जवाब सुनना और औरैया वालों भी जोरदार ताली बजाना। हमने तुम्हारा मूड क्यों खराब है? उसने कहा भाई साहब एक लड़की से हमने इतना कहा कि बड़ी कमजोर है, कुछ खाया कर, वो हमारा 50,000 रुपए खा गई। तुम साले हमारे मुंह लगे हुए हो, हमारे मुंह बिल्कुल मत लगना, बहुत भरे बैठे हैं। तो हमने कहा ऐसा क्या हुआ? कहीं हुआ कुछ नहीं भाई साहब, एक लड़की के चक्कर में 5 साल से लगे थे। हम समझते थे हमसे प्यार करते हैं, मुझसे प्यार करते हैं। हम उसको दुनिया की सबसे मर्यादित, सबसे संस्कारित लड़की समझते थे। तो इसमें हुआ क्या? कहीं भाई साहब हुआ कुछ नहीं, हमारा नगर निगम का चुनाव चल रहा है, उसको मिल गई है पार्षद की टिकट। पूरे शहर में होल्डिंग लगी है, युवा दिलों की धड़कन पुष्पा पाल। तुम हमसे टाइम पूछ रहे हो? लोग तो नारा लगा रहे हैं, मोहर मारो तान के पुष्पा को पहचान के। कल एक लड़का कान में नारा लगा रहा था, इस बार हाथ उठा के ताली बजाना, लैया बड़ी करारी है, पुष्पा पाल हमारी है। देखिए दीदी सबसे ज्यादा मुस्कुरा रही हैं। तो हमारे साथ उत्तर प्रदेश में सब डीएम साहब ऐसा ही होता रहता है। हमारा कानपुर बहुत अद्भुत है। लोग बड़ी तुलना करते हैं यार तुम्हारे कानपुर। मैं आपको पूरे हिंदुस्तान में जाने का सौभाग्य मिलता है। दिल्ली वालों के पास सर अगर पैसा आ जाए तो बच्चों को डॉक्टर बनाते हैं, इंजीनियर बनाते हैं, लाखों खर्चा। मुंबई के लोग अपने बच्चों को फिल्म स्टार बनाते हैं। हमारा उत्तर प्रदेश केवल ऐसा प्रदेश है जिलाधिकारी सर जहां कैरियर बनाने की ज्यादा खर्चा नहीं है। आप 350 का कुर्ता लीजिए, 250 का सफेद पैजामा, 300 रुपए के सफेद जूते, 50 रुपए का काला चश्मा, हमारे यहाँ तैयार हो जाता है युवा हृदय सम्राट।
ये केवल सर हमारे उत्तर प्रदेश में ही संभव है, सही बता रहा हूं मैं आपको। और औरैया के बारे में बहुत अच्छा पढ़कर गए। औरैया के बारे में अजय भैया बहुत तारीफ करते हैं। भैया औरैया जिले में हमसे थोड़ा अलग हो सकता है इटावा और कानपुर, लेकिन हरकतों में हम लोग बिल्कुल बराबर हैं। तमाम अजय भैया हमको बुलाते रहते, अद्भुत लोग हैं यहाँ के सर। एक दिन तो मेरे पेट में दर्द हुआ, मैं अजय भैया घर में रुका था, एक डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर साहब से हमने कहा डॉक्टर साहब पेट में दर्द हो रहा, कुछ दवाई लिख दो। डॉक्टर साहब ने सब दवाई लिखी। आधे घंटे बाद फिर हम डॉक्टर के पास गए। हमने कहा डॉक्टर साहब जो 4 दवाई आपने लिखी है इसमें 3 तो मिल रही है, चौथी वाली दवाई क्यों नहीं मिल रही? तो डॉक्टर साहब ने कहा चौथी वाली दवाई नहीं थी, हमारी पिन की रिफिल खत्म हो गई थी, हम चला के देख रहे थे चलेगी कि नहीं चलेगी। तो हमने कहा डॉक्टर साहब तुम्हारे चक्कर में पूरे औरैया का परिक्रमा हो गया। अब मेडिकल स्टोर वाले और बड़े वाले, एक मेडिकल स्टोर वाला कहने लगा भैया आज ये दवा खत्म हो गई, तो कल मंगा दें। एक कहने लगा कहो तो इसका सब्स्टिट्यूट दे दें। जो तीसरे ने कहा वो औरैया वाला ही कह सकता है, तो हाथ उठा के ताली बजाना। तीसरे वाले ने कहा पांडे कोरोना की दवा है, कोरोना दोबारा आएगा तभी दवा हम तुमको दे देंगे। तो ये हमारा भाई साहब औरैया है, मैं प्रणाम करता हूँ। देखिए महिला शक्ति के नाम पर हमारी दीदी हैं, पीछे बैठी हुई हैं, प्रियंका जी हैं, बहुत अच्छा है और होना भी चाहिए, मैं बहुत सम्मान करता हूँ। आप अपनी पत्नियों को सर चारों धाम की यात्राएं कराइए, इनको आप मूवी दिखाने ले जाइए, इनके साथ कभी शॉपिंग मत करना, जीवन भर रोएंगे। मैं रो रहा हूँ। 3 दिन पहले अभी मैं शॉपिंग मॉल में गया, मतलब कानपुर में गया। हमारी पत्नी कहने लगी रोज इस टीवी में उस टीवी में तुम्हें कुछ कपड़े दिलाना है। हमने कहा दिला लो। एक शॉपिंग मॉल में ले गई, दुकान वाले को बुलाया कि भैया कुछ शर्ट दिखाओ। हमारी पत्नी ने हमसे पूछा नीली वाली शर्ट कैसी है? सर आपने जितने लोग हों अपने कलेजे पे हाथ रखे कसम खाएं, अगर आपकी पत्नी आपसे कोई चीज पूछ ले कैसी है तो आपको डर के मारे कहना पड़ेगा अच्छी है। जलादी जी सही कह रहा हूं ना मैं? सही कह रहा हूं ना मैं? आपको हाँ में हाँ मिलानी पड़ेगी। तो हमारी पत्नी ने हमसे पूछा नीली वाली शर्ट कैसी है? हमने कहा नीली वाली अच्छी है। कहने की थोड़ी बड़ी है? हमने कहा थोड़ी बड़ी है। कहने की 2 ले लें? हमने कहा 2 ले लो। कहने की 2 लेंगे तो ज्यादा हो जाएगा? हमने कहा ज्यादा हो जाएगा। कहने लगी लेकिन आगे काम आएगी? तो हमने कहा आगे काम आएगी। कहने लगी पीली वाली खिलेगी? हमने कहा पीली वाली खिलेगी। कहने लगी नीली वाली में तुम देवानंद लगोगे? हमने कहा नीली वाली में देवानंद लगेंगे। कहने का सबसे अच्छी हरी वाली लगेगी? हमने कहा हरी वाली का कोई जवाब नहीं है। बोली हरी वाली पसंद है? हमने कहा पसंद है। बोली ले ले? हमने कहा ले लो। सर हरी वाली शर्ट पैक करा के आए, पहली धुलाई में हरी वाली ने कलर छोड़ दिया। अब वो बेलन लेके हमारे पास आई, कहने लगी मैं 3 घंटे से कह रही थी लाल वाली ले लो। ताली हाथ उठा के बजाओ, नहीं यहीं रहेगा हाथ हमारा। बहुत अच्छे। तो सर ये होता रहता है। देखिए सीडीओ सर की भी तालियां आ गई हैं। अब अधिकारी आप सर क्या जितने बड़े हो जाएं लेकिन दशा तो सबकी एक ही तरह रहती है। हाँ सही बता रहा हूं मैं आपको। तो सर अगर आप पत्नियों से अगर झूठ ना बोलो तो घर में खाना नसीब नहीं होता है। केवल हिंदुस्तान में एक महापुरुष ऐसे थे जिन्होंने अपनी पत्नी से कभी झूठ नहीं बोला, राजा हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र ने सौरभ भैया आज तक अपनी पत्नी से कभी झूठ नहीं बोला। सर उसका कारण यह था कि उनकी पत्नी ने 3 बातें कभी नहीं पूछी। मैं कैसी लग रही हूं, फोन किसका था, कहां से आ रहे हो। ये 3 बातें आपसे भी नहीं पूछी जाएंगी तो आप भी नहीं झूठ बोलोगे। तो आप ताली एक बार बजा सकते हैं जोरदार। तो हमारा उत्तर प्रदेश सर देखिए वीर रस पे गौरव चौहान ने क्या शानदार शुरुआत करी, पाकिस्तान को खत्म कर देंगे, निपटा देंगे, वो कर देंगे। सर औरैया का जो वीर रस है वो बड़ा अद्भुत टाइप का है। अजय अंजाम जी हमारे औरैया के साथ मैंने कहा अजय भैया ये बताओ पाकिस्तान को तुम कैसे निपटाओगे? अब औरैया का आदमी पाकिस्तान को अपनी स्टाइल से कैसे निपटाएगा? मैंने 4 लाइन लिखी। मैंने अजय भैया से पूछा पाकिस्तान को तुम कैसे निपटाओगे? अजय भैया ने मुझे 4 लाइन सुनाई कि मिल जाए हमको आतंकी तो अपने बूते मारेंगे, अपने दम पर, सेल्फ डिपेंड। मिल जाए हमको आतंकी तो अपने बूते मारेंगे, भारत माता के पांव हम छूते छूते मारेंगे, गोली बम राफेल से मारेंगे इनको, बाद में हम सबसे पहले दिल खोल के इनको जूते जूते मारेंगे। तो हम लोग सब ऐसे ही निपटा देते हैं। देखिए अभी नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता भाला फेंकने में। एक वीर रस के कवि ने हमसे कहा भैया अगर यही भाला पाकिस्तान में फेंक दिया जाए पाकिस्तान तो खत्म। हमने कहा इसमें हिंदुस्तान की बेइज्जती है, भाला इतना बड़ा, पाकिस्तान इतना बड़ा। 4 लाइन में मैंने पाकिस्तान को निपटा दिया। अगर वो निपट गया हो तो तालियों का महोत्सव करना कि कपड़े जिस पे टंगते हैं वो कीली फेंक के मारेंगे, कसी हुई ना मिल पाई तो ढीली फेंक के मारेंगे, जो भाला फेंका नीरज ने वो चीन की खातिर रखा है, पाकिस्तान तुमको तो हम तीली फेंक के मारेंगे। तो सर हमारा पाकिस्तान ऐसा ही है।
हमसे लोग तुलना करते हैं, यार तुम्हारे उत्तर प्रदेश के लोग कितने आलसी, कितने नकारा हैं, हरियाणा के लोगों को देखो, ये लोग स्वर्ण पदक जीतते हैं, पंजाब के लोगों को देखो। तो हमने कहा सर हरियाणा के बच्चों में हमारे उत्तर प्रदेश के बच्चों में बहुत अंतर है। हरियाणा का बच्चा सर सुबह 4 बजे जगता है, सबसे पहले जाता है जिम, 4-5 घंटे जिम करता है, मॉर्निंग वॉक करता है, 5-6 किलो फल खाता है, वो सो जाता है। शाम को 6 बजे फिर वो सो के उठता है, फिर वो 2-4 घंटे टहलता है, फल खा के वो सो जाता है। हमारे उत्तर प्रदेश के लड़के औरैया, इटावा, मैनपुरी, कानपुर के सुबह 9:30 बजे सो के उठते हैं, वो भी तब जब उनका बाप उनको लतियाता है। सबसे पहले वो जाता है घर के नजदीक पुलिस चौकी, दरोगा जी के साथ एक सेल्फी लेता है, फेसबुक में पोस्ट करता है, नए चौकी इंचार्ज रामकिशोर कनौजिया भाई साहब का सानिध्य प्राप्त हुआ। होता है ना भाई साहब। फिर वो आके सो जाता है, शाम को 7 बजे सो के उठता है, उसी दरोगा को प्रेशर में लेने के लिए स्पीकर खोल के फोन करता है, दरोगा जी नमस्कार, पहचाना? दरोगा जी समझते गुरु, समय तो इसके मुंह न लगो, इस समय तो उसकी लगी हुई है। दरोगा उसका फोन काट देता है। फिर वही दरोगा 12 बजे मारते मारते उसको थाने लेके आता है, आपकी सेल्फी डालता है दरोगा, गुड्डू भैया 100 ग्राम चरस साथ धरे गए। फिर गुड्डू भैया की होती रात भर कुटाई, 3 दिन बाद विधायक जो उसकी पैरवी करते हैं, फिर वो छूट के आते हैं, शहर में सबसे बड़ा भंडारा करवाते हैं, उसके बाद जिला अध्यक्ष बनते हैं, हम कवियों को बैठकर सुनते हैं, ताली बजा सकते हैं। सर यहाँ के लिए नहीं है, मुझे सुरक्षित कानपुर जाना है। अरे कानपुर के तब तो आपके भी लागू हो गया। एक बार हमारे जिला अध्यक्ष जी के लिए जरा जोरदार तालियां बजा दीजिए, जोरदार। देखिए राजनीतिक व्यक्ति वही होता है, नेता वही होता है, कहा जाता है। हमारे विनीत भैया हमारे आदर्श अक्सर मंचों पर कहते हैं और मुझे भी बताते हैं, कवि सम्मेलन पर राजनीति से जुड़ा व्यक्ति वही सामने बैठ सकता है जो बेदाग हो, जिसके अंदर कोई दाग हो, वो कवियों को बैठकर नहीं सुन सकता है। जितने लोग बैठे हुए हैं, कोई राजनेता नहीं है, ये हमारे घर के लोग हैं। एक बार आप जरा जोरदार तालियां इनके सम्मान में बजा दीजिए। तो मैं आपको बता रहा था हमारा उत्तर प्रदेश कितना अद्भुत है, और बहुत अच्छा आपने किया जिलाधिकारी सर, आपने कोई श्रृंगार की कवित्री नहीं बुलाई, पूरे औरैया को भटका के वो चली जाती। और औरैया वैसे भी पहले से भटका हुआ है, लेकिन इस बार नहीं भटकेगा आगे, मेरा इशारा आप समझ गए होंगे। तो मैं प्यार मोहब्बत से सर बहुत दूर रहता हूं। मैंने प्यार मोहब्बत तो छोड़िए, किसी लड़की को आज तक गौर से देखा तक नहीं। किसी लड़की को आप गौर से देख लो तो कहेंगी देखो कैसे कुत्ते की तरह देख रहा है, ना देखो तो कहेंगी कुत्ता देख भी नहीं रहा है। हाँ, ये वही ताली बजा रहे जिनकी भावनाएं हमसे मिलती हैं। तो सर मैं बहुत दूर रहता हूं प्यार मोहब्बत से। किसी लड़की से आप कोई भी क्वेश्चन पूछ लो, इतना उटपटांग जवाब देती हैं। हमने एक लड़की से पूछा, हमने कहा तुम्हारा फेवरेट कलर क्या है? हमसे कहने लगी स्टूपिड कहीं के, कोई मैच्योर क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। तो हमने पूछा, हमने कहा 0.8 मिलीलीटर सल्फ्यूरिक एसिड को न्यूट्राइज करने के लिए कितने मोल बाइकार्बोनेट की जरूरत पड़ेगी? तब उसने बता रहा हमारा फेवरेट कलर पिंक है। तो मैं तो बहुत दूर रहता हूं भैया। अभी मैं गौरव के बगल में बैठा, हमसे कह रहे हेमंत भाई नाम में कुछ नहीं रखा, नाम में कुछ नहीं रखा। सर ये बिल्कुल सही कह रहे थे, नाम में कुछ नहीं रखा है। मुस्कान नाम था उसका, हमारा नुकसान करके चली गई। फिर हम रोशनी नाम की लड़की में शिफ्ट हुए, 2.5 साल उसने भी हमको अंधेरे में रखा। लोग सही कहते हैं, लड़कियों को देखिए, ये लड़कों का नाम मोबाइल में सेव करती हैं, माई हनी बेबी, माई स्वीट हार्ट, माई जानू, माई डार्लिंग। इन बेचारे लड़कों को देखिए जो उछल के ताली बजा रहे हैं। ये लड़कियों का नाम मोबाइल में सेव करते हैं, पप्पू हलवाई, राशिद प्लम्बर, मुन्ना हवलदार। ताली बजाइए हाथ उठा के जोरदार। तो हमारे साथ साथ ये अक्सर ही होता रहता है। और हमारी हालत तो ये हो गई है कि एक एक प्रेमिका को बांट कर ले गए, जो नहीं माना उसे डांट कर ले गए, जिस पेड़ पे बांधा था मोहब्बत का धागा नगर निगम वाले उसे भी काट कर ले गए। ये अक्सर होता रहता है सर। अभी मुझे सौभाग्य मिला प्रेमानंद जी के यहाँ, मुझे 3-4 दिन पहले मैं गया, कई करोड़ में वीडियो मेरा वायरल हुआ। अभी एक विषय छिड़ा हुआ है लिविंग रिलेशनशिप, उस पर उन्होंने कहा कि ये नहीं होना चाहिए, पूरा हिंदुस्तान उनके सपोर्ट पे है। 4 लाइन मैंने उनके सपोर्ट पे लिखा है, अगर आपको लगे मैंने बिल्कुल सही लिखा है तो आप ताली बजाना। कि ये लिविंग वाले रोल, ये लिविंग वाली लड़कियां इन पुरुषों को भ्रम में डाल देती हैं। लिविंग वाली लड़कियां पुरुषों को भ्रम में डाल देती हैं। कभी कभी लिविंग वाली लड़कियां पुरुषों को भ्रम में डाल देती हैं, ये पुरुषों को निचले क्रम में डाल देती हैं। मूड ठीक हो तो रखती हैं सर पे अपने, अगर मूड से उतर गए तो नीले ड्रम में डाल देती हैं। ये अक्सर होता रहता है। तो सर मैं प्यार मोहब्बत से बहुत दूर रहता हूं। अभी मैं दुबई गया, एक शो होता है अंदाजे बयां, तो मैं जब उसमें गया तो हमारी वाली को पता चला हम दुबई में हैं। उसने हमको फोन किया, कह कि दुबई में हो? तो हमने कहा हम दुबई में हैं।
कह लेंगे हमारे लिए सोने की चैन ले आना। तो हमने कहा किस खुशी में? कह लेंगे एक तो दुबई में सोना सस्ता है, जीवन भर में तुमको याद करती रहूंगी। तो हमने कहा पगली हम चैन नहीं लाएंगे फिर भी याद करती रहोगी। उसने पूछा कैसे? हमने कहा जीवन भर सोचोगी हरामखोर से पहली बार कुछ लाने को कहा था, ये वहां से भी खाली आ चला आया है। तो सर मैंने तो सबक ले लिया है, और रैया वालों आप भी ले लो, अपनी प्रेमिका को कभी भी रुलाना नहीं चाहिए, क्योंकि 7-8 हरामखोर उसका आंसू पूछने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो सर मैं बहुत दूर रहता हूं। हम लोग सर सीडीओ सर, हम लोग हास्य कवि, हम लोगों को लोग आधा पागल समझते हैं। हाँ, आधा पागल समझते हैं। हम लोगों को गंभीरता से नहीं लेता। हमारी तमाम शादियां आई, केवल ये पता चला लड़का हास्य कवि, रिश्ते वहीं से लौट गए। एक दिन हमारी शादी फाइनल हो गई लखनऊ में। पिताजी ने कहा कि 11 बजे तैयार हो जाना, लड़की को देखने चलना है। हम 11 बजे सूट वूट पहन के नहा धो के तैयार होने वाली पत्नी को देखने जाना था। 11:15 बजे पिताजी का फोन आ गया, कहने लगे बेटा हमको ऑफिस में काम आ गया, हम नहीं जाएंगे, अकेले जाओ, लड़की देखो, शादी फाइनल। एक बात याद रखना, ब्राह्मण घर में पैदा हुए हो बेटा, ये घर की परंपरा है, पहली बार जब किसी के घर जाते हैं खाली हाथ नहीं जाते हैं, कुछ लेके चले जाना। अब हम कानपुर के, हम कट्टा लेके चले गए। फिर 2.5 साल बाद जमानत हुई हमारी, सांसद जी ने हमारी जमानत कराई थी, आप पूछ लो, विश्वास न मानो तो। हमारी मतलब सर्वाधिक पैरवी भाई साहब ही करते हैं। फिर हमारी वो भी शादी कैंसिल हो गई। एक दिन सर हमारी शादी बिल्कुल तय हो गई, सारे हमारे अनिल भैया जितने लोग हैं, गौरव भाई, सारे लोग बारात आए थे, बलराम भैया, अजय भैया ने तो वहाँ पे बहुत डांस किया था। भारत और पाकिस्तान का सर मैच था, सेमीफाइनल 4 साल पहले हमारी शादी। हमने पिताजी से कहा पूरा हिंदुस्तान मैच देख रहा है, हमारी अब शादी कर रहे हो? नहीं माने, कर दी। भारत और पाकिस्तान का सेमीफाइनल मैच, हमारी शादी। हमारे कुछ कानपुर के दोस्त हमारी बारात में डांस कर रहे थे, कान में मोबाइल लगा के भारत पाकिस्तान सेमीफाइनल में थी, कमेंट्री भी सुन रहे थे। दोनों काम एक साथ कर, बारात में डांस कर रहे, कान में मोबाइल लगा कमेंट्री सुन रहे। हम दूल्हे के बीच में सजे थे, घोड़ी के ऊपर बैठे थे। जैसे बारात घर पहुंचने वाले थे, एक लड़का घूम के हमारी तरफ चिल्लाया, बोला छक्का। हम डर गए साहब, हमने कहा कहां छक्का? कहने लगा विराट कोहली ने मारा है। तो हमने कहा कोहली ने मारा तो हमारी तरफ क्यों देख रहे हो? शादी के पहले दिन छक्का कह रहे हो देख के हमको। हमने कहा अब की मारे तो हमारी तरफ ना देखना। पता चला 2 मिनट इंडिया में जीत गई। किसी ने खुशी के मारे घोड़ी के नीचे सुतली बम रख दिया। अब वो बम फटा तो घोड़ी भागने लगी, हम भी भागने लगे। हमने चलती घोड़ी से पिताजी को फोन मिलाया, हमसे बोले कहाँ हो बेटा? हमने कहा पिताजी भाग रहे हैं। बोले किसके साथ? ताली वही लोग बजा रहे जो मैं बारात आए थे। हमने कहा घोड़ी के साथ। बोले बे शर्म नहीं आती, भागना तो किसी लड़की के साथ भाग जाते। हमने कहा पिताजी वो बहक गई थी। कहने लगे आज घोड़ी बहकी है, कल को गधी बहकी तो उसके साथ भाग जाओगे। उन्होंने भाई साहब मोबाइल बंद कर लिया। 1 हफ्ते लगातार हम भागते रहे। 1 हफ्ते में वो होश आया तो हमने अपने आप को जंगल में पाया। वहाँ 4-5 आदमी खड़े थे। हमने कहा कानपुर का पता बता दो, उन्हें बीबी को विदा कराना है। तो उन्होंने देखो ऐसा है, हमारा रामलीला का पाठ हो रहा है, ये राम है, लक्ष्मण है, सूप नखा का रोल जिसे करना था नहीं आया, तुम सूप नखा का रोल कर लो। हमने कहा इसमें क्या करना पड़ेगा? बोला नाक कटवानी पड़ेगी। हमने कहा वो तो कट चुकी है। हमने उनकी बात मान ली, रात भर सूप नखा का रोल किया। सुबह 4 बजे हमारी आंख खुली, हमारे असली कपड़े गायब, वहाँ के आदमी गायब। सूप नखा की ड्रेस में पैदल हम अपने घर पे। हमारे पिताजी छज्जे के ऊपर खड़े थे। हमने कहा पिताजी पहचाना? उन्होंने मारी माँ से कहा इसको कटोरा आटा दे दो। हमारे पिताजी नहीं पहचान पाए। हमने माँ आपके पुत्र हैं। बोले हमारे 2 ही पुत्र के इंजीनियर के, नाक कटवा के घोड़ी के साथ भाग गया है। सर ससुराल गए तो हमारे साले ने भगा दिया। हमारे घर के सामने पुलिस थाना। अच्छा मैंने घर सर थाने के सामने इसलिए ले लिया कि पुलिस को हमारी जरूरत कब पड़ जाए। तो हमने थाने के सामने घर ले लिया। तो थाने गए तो एसपी साहब बैठे थे। हमने उनके पैर छुए। हमने कहा सर हमारे साले के खिलाफ FIR लिख लीजिए। कहेंगे तुम ही हेमंत पांडे हो? हमने कहा कहेंगे तुम्हारे नाम पहले से FIR है घोड़ी के अपहरण की। तुमको 2 दिन का समय दे रहे हैं, घोड़ी नहीं आई तो तुम जेल चले जाओगे। उत्तर प्रदेश का बड़ा व्यंग, एक टिप्पणी कर रहा हूं, व्यंग समझ में आ जाए तो हाथ उठा के ताली बजा के बताना मेरा व्यंग आप तक पहुंचा। हमने उनके पैर छुए। हमने कहा घोड़ी ढूंढ लाइए। कहेंगे पुलिस का काम है घोड़ी ढूंढना। हमने कहा ढूंढ लाइए। कहेंगे पुलिस के इतने बड़े अधिकारी घोड़ी ढूंढ लाए। हमने कहा एसपी साहब भैंस तो आप ढूंढ लाए थे। वाह 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 भाई, वाह 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 वाह। मुझे मालूम है औरैया में बताने की जरूरत नहीं होती कि व्यंग पर कहाँ तालियां आती हैं। ये तो साहित्य की धरती है। 15 अगस्त पर यह आदरणीय जिलाधिकारी सर ने ये कवि सम्मेलन कराया। इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता है। आधे मिनट की एक कविता मैं पढ़कर अपना स्थान लेना चाहता हूँ। कविता हमारे विनीत भैया को बहुत पसंद है। हमारे अनिल भैया का भी आशीर्वाद उस कविता पर बहुत मिला, बलराम भाई का भी, गौरव का भाई भी, सौरभ भाई भी। मुझे इस कविता को सुनकर मुझे तमाम यात्राएं मेरी कराई उन्होंने। सुनिएगा सर, हमारे सैनिकों का सर जब काट कर फेंक दिया जाए, उसके बाद हमारा देश किसी पर अगर आक्रमण करे, अटैक करे, उसके बाद कोई नेता खड़े होकर ये कहे कि हमको सबूत चाहिए,
तुमने अटैक किया कि नहीं किया। तो कवियों को धर्म होता है कि सच बोलें। एक आधे मिनट की कविता है, अगर आपने सुन लिया तो मुझे अच्छा लगेगा। एक बार एक कवि सम्मेलन में एक कवि ने मुंह खोला, शेर की तरह बोला, मजमे में जितने राष्ट्रभक्त लोग हैं वो भारत माता का जयकारा लगाएं, खड़े होकर 2 मिनट तक तालियां बजाएं। सभी खड़े होकर तालियां बजाने लगे, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम गाने लगे। तभी सामने बैठा एक शख्स सोच रहा था ये कवि किस तरीके से कवि सम्मेलन को चला रहा है, मंच को अपनी उंगली पे नचा रहा है। उसने दूसरी बार किसी आक्रामक व्यक्ति को बोलते हुए पाया, उसे कवि और देश के नेता में कोई अंतर नजर नहीं आया। तभी उस कवि ने कहा, शर्म नहीं आती, कवि पे तंज कस रहे हो, यहां देश की बात हो रही, तुम बेटे हंस रहे हो। सर उसका जवाब सुनिएगा, अगर आपको लगे ये जवाब मेरा नहीं पूरे हिंदुस्तान का है। एक कवि ने सलीके से कह दिया, या तो मेरा समर्थन करना या आप चाहें तो मुझे हूट भी कर सकते हैं। उस कवि ने कहा, शर्म नहीं आती, कवि पे तंज कस रहे हो। उसने कहा, कवि पे तंज कस रहे हो। उसने कहा, कवि जी मैं अपनी देशभक्ति का प्रमाण पहले देश को दिखा चुका हूं, मैं खड़े होकर ताली नहीं बजा सकता क्योंकि कारगिल युद्ध में दोनों पैर कटा चुका हूं। सैल्यूट सर। क्या औरैया ने मुझे प्यार दिया, विभूत हूं मैं खड़े होकर ताली नहीं बजा सकता क्योंकि कारगिल युद्ध में दोनों पैर कटा चुका हूं। हंस तुम पर नहीं, हंस तो उन पर रहा हूं जो लोगों को देशभक्ति का प्रमाण पत्र दे देते हैं। सत्ता की बात आती है तो आतंकियों से गठबंधन कर लेते हैं। इसलिए मेरे देश के नेताओं, भारत माता की जय रैलियों में नहीं, सीमाओं पर गाओ और देश को बताओ, देश सच्चे वादों से चलेगा, देश बातों से नहीं इरादों से चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।